क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके पास फ़ोन है, आपके पास लैपटॉप है, तो फिर ये आईपैड क्यों एग्जिस्ट करता है? कोई ऐसा डिवाइस क्यों बनाना चाहेगा? और क्या इसे ज़्यादा लोग यूज़ भी करते हैं? अगर ऐसे सवाल आपको भी आए होंगे तो ये आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2010 में जब पहला आईपैड लॉन्च हुआ था, तब से एप्पल ने 500 मिलियन से भी ज़्यादा आईपैड्स बेच दिए हैं, जो पूरे यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा। तो इससे ये बात तो क्लियर है कि ऐसे लोग हैं जो इसे यूज़फुल तो मानते हैं। और भले ही आईपैड 2010 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी कहानी 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। नाइनटीन 1980s में दुनिया के सभी कंप्यूटर्स काफ़ी बड़े और इस्तेमाल करने में बहुत मुश्किल थे। लेकिन साल 1983 में जब इंडिया ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता, उसी समय एस्पन कोलोराडो के इंटरनेशनल डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस में स्टीव जॉब्स ने कुछ ऐसा कहा कि पूरी दुनिया दंग रह गई। Now, Apple's strategy is really simple. What we want to do is we want to put an incredibly great computer in a book that you can carry around with you that you can learn how to use in 20 minutes. That's what we want to do, and we want to do it this decade. And we really want to do it with a radio link in it, so you don't have to hook up to anything. You're in communication with all these larger databases and other computers. We don't know how to do that now. It's impossible technically. So we had three options. One was to do nothing. And as I mentioned, we're all pretty young and impatient, so that was not a good option. The second one was to put a piece of garbage computer in a book. And we can do that, but our competitors are doing that, and so we don't need to do that. The third option was to design the computer that we want to put into the book eventually, even though we can't put it into the book now. And right now, it fits in a bread box, and it's $10,000, and it's called Lisa. The next thing we will do is we will find a way to put it in a shoebox and sell it for like $2,500. And that'll be the next step. And finally, we'll find a way to get it in a book and sell it for under $1,000. उस समय लोगों को ये आइडिया किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लग रहा था, लेकिन एक आदमी ने इसे अपना ऑब्सेशन बना लिया था। और सालों की मेहनत के बाद 1990 में एप्पल ने स्टीव जॉब्स के इस विजन को रियलिटी में बदल दिया और न्यूटन मैसेज पैड लॉन्च कर दिया। ये कोई नॉर्मल डिवाइस नहीं था। इसमें आप नोट्स ले सकते थे, ईमेल्स भेज सकते थे, और इसमें रेवोल्यूशनरी हैंडराइटिंग रिकग्निशन टेक्नोलॉजी थी, जिससे आप अपनी हैंडराइटिंग में कुछ भी लिखो वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता था। और ये सब बिना किसी वायर्स के। ये डिवाइस पूरी तरह वायरलेस था। लेकिन ये डिवाइस परफेक्ट नहीं था। इसके हैंडराइटिंग रिकग्निशन टेक में प्रॉब्लम्स आने लगे। ये वायरलेस तो था, लेकिन ये बहुत बल्कि था और नॉर्मल लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसकी प्राइस $699 थी, जो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद आज के समय में भी $1129 होगा। और दुनिया भर के क्रिटिक्स ने इसकी कमियों का बहुत मजाक उड़ाया, और इन सब के चलते 1998 में एप्पल को ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ये डिवाइस अपने समय से बहुत आगे था, लेकिन अभी पूरी तरह तैयार नहीं था। न्यूटन मैसेज पैड एप्पल का सबसे बड़ा फेलियर बन चुका था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अभी तक हार नहीं मानी थी। और 2000 के दशक की शुरुआत में एप्पल की टीम ने सीक्रेटली अपने लैब्स में एक टच स्क्रीन टैबलेट का प्रोटोटाइप तैयार किया। और उस समय बाकी ब्रांड्स में मोबाइल फ़ोन्स की रेस चालू हो चुकी थी। इसलिए जब स्टीव जॉब्स ने उन प्रोटोटाइप्स को देखा तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, जिसने एप्पल और पूरी फ़ोन इंडस्ट्री का भविष्य ही बदल दिया। उन्होंने अपने टीम से कहा कि ये टैबलेट का आइडिया होल्ड करके पहले एक टच स्क्रीन फ़ोन पे काम किया जाए। और इसी टैबलेट को एज अ ब्लूप्रिंट यूज़ करके एप्पल ने जनवरी 2007 को an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? अपना पहला आईफोन लॉन्च किया। और आईफोन रिलीज़ होने के बाद वो सीक्रेटली अपने लैब्स में उस टैबलेट प्रोटोटाइप पे काम करते रहे। और जनवरी 2010 आईफोन लॉन्च होने के ठीक 3 साल बाद एप्पल ने अपना पहला आईपैड अनाउंस किया। And we are ready for the iPad. Now the iPad, if you were to sum it up, is our most advanced technology in a magical and revolutionary device at an unbelievable price. Our most advanced technology in a magical and revolutionary device
at an unbelievable price. And we think this is going to be a really great combination. और इस तरह एप्पल ने अपने तीसरी कैटेगरी को लॉन्च कर दिया था, जो ना तो एक फ़ोन था ना एक लैपटॉप। वो लाइट वेट तो था लेकिन उतना पावरफुल भी था। और इस तरह स्टीव जॉब्स ने जो सपना सालों पहले देखा था वो फाइनली पूरा कर दिया था। लेकिन अब कुछ नई प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। पहली प्रॉब्लम थी कि ये कोई कैटेगरी में फिट नहीं हो रहा था, तो लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन थी कि एक बड़ा आईफोन है या फिर ये हमारे लैपटॉप्स को रिप्लेस करने के लिए बना है। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि स्मार्टफोन्स बड़े होते जा रहे थे, कुछ तो टैबलेट जितने बड़े थे, तो फिर आईपैड जैसे डिवाइस की क्या ज़रूरत थी। और इन सब के बीच में क्रिटिक्स ने तो उसे एक जायंट आईपॉड टच बोल के डिसमिस कर दिया था। कोई भी आईपैड को सीरियसली नहीं ले रहा था। और इन सभी चीज़ों पे स्टीव जॉब्स का ये जवाब था। We were an agrarian nation. All cars were trucks because that's what you needed on the farm. But as vehicles started to be used in the urban centers and America started to move into those urban and then suburban centers, cars got more popular and innovations like automatic transmission and power steering and things that you didn't care about in a truck as much started to become paramount in cars. And now, probably, I don't know what the statistics are, maybe 1 out of every 25 vehicles, 30 vehicles is a truck, where it used to be 100%. PCs are going to be like trucks. They're still going to be around. They're still going to have a lot of value, but they're going to be used by 1 out of X people. And we like to talk about the post-PC era, but when it really starts to happen, I think it's uncomfortable for a lot of people. And because it's change, and a lot of vested interests are going to change, and it's going to be different. So I think that we're embarked on that. Is it the iPad? Who knows? Will it happen next year, or 5 years from now, or 7 years from now? Who knows? आईपैड का सपना तो पूरा हो चुका था, लेकिन उसे अभी भी मार्केट में अपनी जगह बनानी थी। इसलिए साल गुजरते गए और आईपैड इवॉल्व होते गया। लेकिन आईपैड एक अलग प्रोडक्ट होने के बाद भी उसमें सेम iOS था जो आईफोन में होता था। लेकिन 2019 में एप्पल ने आईपैड OS लॉन्च किया, जो स्पेसिफिकली आईपैड के बड़े स्क्रीन के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इस नए OS से आईपैड ने मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी के लिए नए दरवाजे खोल दिए। सिर्फ यही नहीं, एप्पल ने आईपैड के लिए और एक्सेसरीज़ भी लॉन्च किए, जैसे एप्पल पेंसिल और मैजिक कीबोर्ड, जिससे ना ही सिर्फ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते थे, बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ें और ऑफिस का काम भी कर सकते थे। लेकिन ये और भी इम्प्रूव हो गया साल 2022 में, जब एप्पल ने आईपैड OS 16 का लॉन्च किया। इस अपडेट के बाद आप अपने आईपैड में डेस्कटॉप लेवल के ऐप्स यूज़ कर सकते थे। और इसी अपडेट में उन्होंने स्टेज मैनेजर इंट्रोड्यूस किया था, जिससे विंडोज़ मैनेजमेंट बहुत इम्प्रूव हो चुका था। एंड आप फाइनली अपने आईपैड को एक लैपटॉप जैसे यूज़ कर सकते थे। करंटली जो आईपैड प्रो है उसमें M4 चिप है, एंड ये सेम चिप है जो आपको एप्पल के मैकबुक और डेस्कटॉप्स में मिलता है। और इसीलिए ये मार्केट में आने वाले कई लैपटॉप से ज़्यादा पावरफुल है। और इन्हीं सब इनोवेशंस की वजह से आज दुनिया भर के क्रिएटिव लोग और आर्टिस्ट प्रोक्रिएट और FCP जैसे सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपने विजन को रियलिटी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ना सिर्फ ये एक नोट टेकिंग डिवाइस है, बल्कि उनका पूरा करिकुलम इसमें आ जाता है। एंड फाइनली प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स इसे यूज़ करते हैं पेशेंट्स की फाइल्स और हिस्ट्री स्टोर करने के लिए। एज ए यूट्यूबर मैं भी आईपैड अपनी स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और हाँ, जिससे मुझे याद आया कि गैजेट शील्ड ने मुझे लास्ट वीक बॉडी और स्क्रीन प्रोटेक्टर भेजा था, और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। चाहे आपका डिवाइस कितना ही पावरफुल हो, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूँगा फ्लेक्स आर्मर, जो देता है आपके डिवाइस को 360 डिग्री प्रोटेक्शन, और उन्हें ओवर टाइम आने वाले स्क्रैचेस से भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे आपके केसेस भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और मान लो कोई स्क्रैच आ भी गया तो इसके सेल्फ हीलिंग टेक से वो ऑटोमेटिकली हील भी हो जाएगा। और अब आप बोलोगे कि ये प्लास्टिक है, फट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मिलिट्री ग्रेड TPU का इस्तेमाल किया गया है, जो एक्सटेंसिवली टेस्टेड है। और अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मोटा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे इनविजिबल प्रोटेक्टर है, जिसकी थिकनेस बस 0.2 mm है। ये 2 फिनिशेस में आता है, मैट और अल्ट्रा क्लियर। मैं पर्सनली बॉडी पे अल्ट्रा क्लियर और डिस्प्ले पे मैट यूज़ कर रहा हूँ, जिससे स्क्रीन ग्लेयर काफ़ी कम हो गया है और मेरा राइटिंग एक्सपीरियंस भी पहले से काफ़ी बेटर हो गया है। और अगर आप भी अपने डिवाइस के लिए ये लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आईपैड का अभी तक का सफ़र तो आपने देख लिया है, लेकिन भविष्य में एप्पल इन 3 चीज़ों पर फोकस करने वाला है, जिससे आईपैड और भी बेटर हो जाएगा। पहला, आईपैड के लाइनअप के सभी डिवाइसेस में OLED डिस्प्ले का इस्तेमाल होगा।
और शायद हमें फोल्डेबल आईपैड देखने के लिए भी मिल सकता है। दूसरा, एप्पल अपने आईपैड की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहता है, इसलिए 2025 के एंड तक वो प्लान कर रहे हैं कि जो उनका नया M5 चिप है वो पहले आईपैड में टेस्ट करें, ना कि मैकबुक में। तीसरा, आईपैड OS में और भी डीपर AI इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, जैसे Siri 2.0, और एप्पल इंटेलिजेंस को भी और इम्प्रूव करेंगे ताकि आपकी डे टू डे लाइफ और प्रोडक्टिविटी टास्क को और बेटर बना पाए। और इन सब इम्प्रूवमेंट्स के बाद आईपैड एक सॉलिड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हम अपने सवाल पर फिर से आते हैं कि आईपैड क्यों एग्जिस्ट करता है। वो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता कि आपके फ़ोन या लैपटॉप को रिप्लेस कर दे, बल्कि वो इसलिए बना है ताकि आपके फ़ोन और लैपटॉप के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होकर आपकी लाइफ आसान बना दे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू, और अगर आपको ये फॉर्मेट अच्छा लगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए।